इसमें भी कितने
बोलो मैम, आप कुछ बोलो। आ गया चल के भाई आ गया। आ गया ना फाइनली। हो गया। कैमरा लगता चलो फिर शुरू करो। मैं इनको वहाँ ट्रेनिंग रूम से लेके आया हूँ, किसी एक दूसरे लोगों को भेजा है तो उसका नाम ठीक है। ठीक है। अच्छा बस ठीक है। अच्छा यही है। हाँ जी करो। शुरू करो। अनम्यूट तो करो। जी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज हम सब इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं डायबिटीज, जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज कैसे होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से आजकल प्री डायबिटिक डायबिटिक केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या अर्ली सिम्टम्स है जिनसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं या जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या हमें इस तरीके की कोई भी इलनेस जो है वो बॉडी में डेवलप होने लगी है। और अगर वो नहीं हो रही तो क्या ऐसे कॉजेज हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, ताकि उसको हम टाइमली जो है वो अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें, जिसकी वजह से जो है इस तरह की इलनेस हमें जो है वो शुरू ना हो। तो इस वेबिनार में डायबिटीज से रिलेटेड जो भी मतलब हम आपके हेल्थ के रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं उनको मैं सब इस वेबिनार में लूंगी। और जो भी आपके इफेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आप इस वेबिनार में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन रहेगा वो अपने हैंड रेज कर सकता है, ताकि मैं यहाँ से जब आपका नाम प्रॉम्प्ट करूं तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारी पीपीटी की तरफ, जिसमें हम पहले डायबिटीज का ब्रीफ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायबिटीज है क्या, पीपीटी की तरफ चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डायबिटीज क्या है, कितने टाइप्स की है, क्यों होती है, क्या मतलब बेसिक से डायबिटीज के क्या सिम्टम्स हैं, जिसमें जो है हमें जो हमें जिसके लिए हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। तो डायबिटीज को बेसिकली हम मधुमेह कहते हैं। हमारी अगर मैं बात बात करूं कि आयुर्वेदा में उसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है। और शरीर की कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पैनक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन जो हार्मोन है उसको बना नहीं पाता है, जिसको या तो वो बन रहा है लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाते हैं। अब इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में जो हमारी ब्लड ग्लूकोज है या ब्लड शुगर है उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट। इसके बाद हम एक वीडियो जानते हैं, ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन ये व्हाट डायबिटीज इज एंड क्या इसका रेशो है, अभी कैसे प्रोलॉन्ग कर रहा है। सबसे शॉकिंग चीज आपको क्या है, डायबिटीज इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी आप बहुत पेशाब करते हैं टॉयलेट में चींटियां दिखी, वो डायबिटीज से झूठ बोला जाता है। Then this is 90% इसका भी जो सीरियस गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, बहुत सारे बीमारी जो है हो चुका है और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर भी होने वाला है। These are lifestyles. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन मालूम नहीं पास होता है उनसे, जब वो बहुत मालूम है। जैसे हमने इस वीडियो में देखा दैट हम नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा है। जो इंडिया को कैपिटल बोला जाता है डायबिटीज के लिए।
तो एक इतनी बड़ी कंट्री जिसका इतना पॉपुलेशन है और उसमें एक मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायबिटिक और प्री डायबिटिक की कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो देयर इज समथिंग विच वी गाइज आर डूइंग रॉन्ग। अब डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज ड्यू टू अदर कॉजेज, और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जो टाइप 1 डायबिटीज है ये तब होती है जब हमारे जो पैनक्रियाज है वो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल भी जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो हमारे पैनक्रियाज से नहीं होती। ये जेनेटिक हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, और उसके बाद भी जो है वो हो सकता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली जो है वो पेशेंट को जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि जब पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहे हैं तो बॉडी में हमें बाहर से जो है वो लेना पड़ता है हमारा इंसुलिन, ताकि बॉडी की जो नॉर्मल शुगर लेवल है उसको मॉनिटर करने के लिए वो हमारी हेल्प कर सके। दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज विच इज वेरी कॉमन, और ये बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसमें पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन बना नहीं पाते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करने के लिए, जिसके लिए वो उसको हेल्दी रेंज में रख सके उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। और इसमें हमारे लीवर जो है वो या तो हमारा जो लीवर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है और इसको जो ट्रीट करना है वो भी उतना ही ज्यादा आसान है, बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज में बेसिक जो हम चेंजेस हैं वो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारी डाइट में करते हैं, और उसी से जो है टाइप 2 डायबिटीज काफी हद तक जो है वो मैनेज हो जाती है। ठीक है, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज ड्यू टू अदर कॉजेज, जिसमें पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके बाद एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन चलती है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज हो जाता है। पेनक्रियास की कोई डिजीज है जिसकी वजह से पेनक्रियास की वर्किंग जो है वो हैम्पर्ड है, जैसे पेनक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो मोस्टली हमारी जो जेस्टेशनल मदर्स हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो पेशेंट को जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसके बाद एक और, मतलब व्हाट डायबिटीज इज बेसिकली, यही हम एक वीडियो के थ्रू जानते हैं। शायद सुनो एग्जैक्टली समझते हो कि डायबिटीज होता है। अच्छा शरीर में शुगर बनता है, शुगर बीपी होता है, राइट? शुगर में इससे मतलब समझ जाएगा डायबिटीज होता है। डायबिटीज होता है डायबिटीज आपको डायबिटीज हो सकता है। मतलब बच्चे को जरूरी नहीं है 50% चांस है शरीर कुछ इसमें तो स्टार्ट करना चाह रहे हो कि ऐसी भी हो सकती है भी हो सकती है 20 साल भी कर सकते हैं। जो भी होती एक चीज जो नशा में आया समझ चाय का तो चेंज नहीं आएगा अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक कैटेगराइजेशन थी जो मैंने आपको पहले भी बताया टाइप 1 और टाइप 2 के बारे केसेस में। ठीक है, तो बेसिकली उसी को जो है इलेबोरेट किया है। अभी ये आपके सामने एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया में डायबिटीज जो है वो कितना बड़ा जो है वो कंसर्न बन चुका है। नेक्स्ट। इसी के अलावा ये भी एक और रिसर्च पेपर ही मान सकते हैं जिसमें कितनी पॉपुलेशन जो है वो इम्पेक्टेड है वो आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको स्टडी कर सकें। और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उन पेशेंट की, जो रेड जोन है वो एरियाज है जहां पर डायबिटिक पेशेंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पिंक कलर के एरियाज जहां पर उससे कम है, देन येलो एंड देन ग्रीन। तो इतना ज्यादा एरिया ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ओनली इम्पेक्टेड विद डायबिटीज, तो ये डाटा काफी ज्यादा है। नेक्स्ट। अब मेन कॉजेज क्या है डायबिटीज के? अगर तो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो सकता है, हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मिनिमल है, दैट ऑल्सो बी अ कॉज। हमारा स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब्ड है तो उसकी वजह वो भी एक कॉज बन सकता है। स्मोकिंग, एज रिलेटेड भी डायबिटीज होता है ना, और हमारी जो ओबेसिटी है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, जब हमारा
हमारा जो लाइफ साइकिल है वो बेटर नहीं होगा, हमारा रूटीन हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे मॉर्निंग टू इवनिंग, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस को लीड करता है एंड विच कैन बी अ कॉज ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट, इसके बाद यही रिप्रेजेंटेशन है डायबिटीज के जो टाइप होते हैं उसमें मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार गाइड कर चुकी हूँ। इसमें देखो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डायबिटीज के, जिसमें पेशेंट को हमेशा भूख लगती रहती है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होती रहती है उसके हाथों में और पैरों में, और उसके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की अर्ज होती है, और हमेशा थर्स्टी रहता है। और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होने में कोई भी वुंड है उसकी हीलिंग जो है वो अच्छे से ना हो पाना। वैसे माइक्रो और मैक्रो लेवल्स पे दो अलग अलग तरीके की जो है हमारी कॉम्प्लिकेशन रहती हैं। एक है रेटिनोपैथी, अगर जो हमारी वेसल्स हैं अगर वो आई में रेटिनोपैथी कॉज करती है, अगर वो किडनी में ज्यादा इम्पैक्ट दिखा रही है तो नेफ्रोपैथी कॉज करती है। जैसे मोस्टली हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट है अगर वो बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज जो है उसको रह रहा है तो उसकी किडनी फंक्शन के हैम्पर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किडनी पेशेंट्स में द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज होता ही होता है। और उसके बाद नर्व डैमेज होता है, नेफ्रोपैथीज हो जाती हैं, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, क्योंकि अब माइक्रो लेवल पे जब हमारी वेसल्स जो है उनकी हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज होगी तो स्ट्रोक आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर भी है और कार्डियोवास्कुलर भी है। सेरेब्रोवास्कुलर मतलब ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जैसे हमारी बाजुओं में या पैरों में दर्द रहना, ये सारी चीजें हो जाती है। और इसके अलावा भी जैसे कोई पेट लग जाता है उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, वुंड डिटोरेट कर रहा है, और जैसे नेफ्रोपैथी होने, नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है तो उस एरिया का जो स्किन है वो ब्लैक होने लग जाती है, धीरे धीरे सेंसेशन लॉस होती है, नेक्रोसिस हो जाता है। फिर उसके बाद डायबिटिक फुट होने के बाद पेशेंट को एम्पुटेशन के लिए गाइड किया जाता है, काटने के लिए गाइड किया जाता है। तो दैट इज अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें बेसिकली रेटिनोपैथी किस तरीके की होती है, तो जो हमारा नॉर्मल रेटिना है उसकी जो मतलब फिजियोलॉजी है वो कुछ ऐसी होती है, लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी तो उन्हीं नर्व की एंडिंग्स में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व एंडिंग्स मतलब अब सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं होंगे तो धीरे धीरे पेशेंट का विजन जो है वो ब्लरी होता जाएगा, तो इस तरह की कंडीशन कॉज कर देता है। नेक्स्ट, हमारे ये भी सेम वही चीज है इन अ डिफरेंट फॉर्म की, नॉर्मल आई इस तरह की है, विद रेटिनोपैथी वहां पर जो है वो सिटीज बन चुकी हैं, वहां पर डायलिटेशन हो चुकी है जिसकी वजह से हमारा विजन जो है वो इम्पेयर्ड रह रहा है। इसके बाद जैसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात मैंने अभी की कि अगर हमारी वेसल्स जो है नर्व एंडिंग्स डैमेज होनी शुरू हो जाती है तो घाव होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैकनिंग होने लग जाती है, क्योंकि नेक्रोसिस होगा, वहां की जो वेन्स है वहां पर अगर अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं आएगा तो धीरे धीरे वो जख्म जो है सडन लगेगा, उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो धीरे धीरे नमनेस, ब्लैकनेस, और फिर वो एरिया जो है वो टोटली डेड होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट, इसके बाद डायबिटिक न्यूरो जब नेफ्रोपैथी होती है तो इसमें बेसिकली जो हमारी नॉर्मल किडनी है, जो हमारी नॉर्मल किडनी है वो अपने जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपने अच्छे से जो है वो फिल्टर करते हैं ब्लड को, जो हमारे यूरिया और फेट का लेवल जो सबसे पहले ना इसमें हमें आने लगती है, प्रोटीन लीकेज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि किडनी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें डायबिटिक पेशेंट में जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि अगर पेशाब में चींटियां लग रही है तो दैट इज मीन उस पेशेंट को डायबिटीज है, क्योंकि उसमें पेशाब में प्रोटीन या एल्बुमिन लीकेज होना शुरू हो जाता है, जो पेशाब है उसकी पीएच को चेंज कर देता है। तो दैट इज ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कहीं ना कहीं जो हमारे नेफ्रॉन्स है जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें भी हमारी किडनी को डैमेज होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमने कहा कि जब उस तरीके की जो कोगुलेशन है, जो हमारी वेन, जो हमारी हेल्थ है हमारी आर्टरीज की, वेन्स की, वो कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है, प्लेकिंग होनी शुरू हो जाती है, तो कभी भी वहां पर अगर किसी तरीके का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो हमें रिस्क रहता है कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक जो है जैसी कंडीशन जो है वो शुरू हो जाए। अब लार्ज वेसल, नेक्स्ट,
अभी इसमें अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो पेशेंट को कैसे उसको मैनेज करना है। देखो, एक तो तरीका है कि इफ द डायबिटीज इज बीन अनकंट्रोल, तो मैं उसको पेशेंट को हॉस्पिटल बुला के उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सब चीजों को जो है हम बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज आप घर बैठे बैठे खुद से जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, किस चीज को खाने से आपकी शुगर लेवल जो है वो मॉनिटर रहती है, क्या खा जब क्या चीजें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है, अगर ये सारी चीजें आपको पता हो तो आप खुद से अपनी शुगर को मॉनिटर करना सीख सकते हो। और आपको जो है वो डिपेंडेंसी जो हो जाती है ना, एंटी जो हमारी डायबिटिक ड्रग्स रहती है उनकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो उसी के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, मधुमेह बुक भारत। ये 4 महीने का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें हम आपको एजुकेट करते हैं थ्रू आउट द जर्नी, कि आपको आपकी बॉडी के बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जा सके। जिसमें अगर ये मैं 4 महीने का प्रोग्राम बता रही हूँ तो इन 120 डेज में आपको एक सेंसर लगाया जाता है, दैट वी कॉल द सीजीएम सेंसर, जो हमारी ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है। बेसिकली जो फर्स्ट 1 वीक रहता है दैट इज ऑब्जर्वेशनल पीरियड, उसमें जो भी आप दवाइयां ऑलरेडी ले रहे हैं, जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं। उसके साथ आपको मॉनिटर, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है आपके शुगर लेवल की, कि फूड में कब खाने में आपने क्या खाया, उसको खाने के बाद आपका ब्लड शुगर जो है वो कितना जो है फ्लक्चुएट हुआ, कितने टाइम तक ब्लड शुगर जो है वो हाई रहा, तब जो है वो डाउन आया। तो सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है फॉर अ वीक। एंड 1 हफ्ते बाद आपकी दोबारा कंसल्टेशन होती है आपके डाइटिशियन और आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ, जो आपकी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां साथ में शुरू करवाते हैं, और आपकी ग्राफ के अकॉर्डिंगली, जो भी आपका सीजीएम सेंसर में आपका जो ग्राफ आता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइट बनाते हैं ताकि आप जो है अगला एक और हफ्ता ऑब्जर्वेशनल रहता है, कि जो हमने डाइट दी है पेशेंट को, जो हम दवाइयां शुरू कर रहे हैं उनके बाद उनका शुगर लेवल किस तरीके का है। तो अगला एक हफ्ता पेशेंट उसके साथ जो है वो फॉलो अप करते हैं, एंड 14 डे पे अगेन उनकी कंसल्टेशन होती है, तो जिसमें हम उनका फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों के ग्राफ को कंपेयर करते हैं कि विद आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और विदाउट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट उनकी शुगर लेवल में कितनी वेरिएशन है। उस दिन पे उनका फाइनल डाइट चार्ट बनाया जाता है कि अब थ्रू आउट बाकी जो उनकी जर्नी है उसमें उनका लाइफस्टाइल या उनका डाइट जो है वो कैसा रहेगा, और साथ ही में क्या दवाइयां उनके लिए शुरू करनी है, वो चीजें करवाई जाती हैं। जर्नी के स्टार्टिंग में ही जब हमारा ऑब्जर्वेशनल पीरियड रहता है, दैट इज अ गुड टाइम टू गेट योर HbA1c टेस्ट डन, जो हमारे 3 महीने की एस्टिमेटेड शुगर होती है, उसको हम चेक करवाते हैं, ताकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी आप दोबारा अपना HbA1c करवाएं, और हमें कि जर्नी के स्टार्टिंग में हमारा HbA1c कितना था, एस्टिमेटेड शुगर कितना था, और एंड में कितना था। ठीक है, तो इन बिटवीन भी जब जैसे जैसे आपकी प्रॉपर घर पर आपकी वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, फोन के थ्रू, आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड की जाती है जहाँ पे आपको चैट सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, तो आपको घर पर ही जो है वो कनेक्ट किया जाता है, और सारी जो भी नीडफुल चीजें हैं आपको जो पूछनी है या क्या खा सकते हैं, वो सारी क्वेरीज रिजॉल्व होती है। और इन बिटवीन जब आपकी शुगर जो है नॉर्मलाइज आने लग जाती है, तो वेदर आप इंसुलिन ले रहे हैं या आप एलोपैथिक दवाइयों पर हैं, तो धीरे धीरे उसको टेपर डाउन किया जाता है। अब अगर एलोपैथिक इंटरवेंशन है, तो हमारे साथ एक MBBS डॉक्टर भी रहते हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट है, जिन्होंने MD की है डायबिटीज में। तो बेसिकली वो जो है आपकी हेल्प करते हैं आपकी एलोपैथिक दवाइयों को टेपर डाउन करने के लिए, कि जो आपके शुगर लेवल है उसके अकॉर्डिंगली कितना टेपर डाउन करना, कितना कम करना इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर मतलब कितने किस फ्रीक्वेंसी से आपके लिए हम उस जो आपकी अमाउंट है आपकी इंसुलिन का, या जो आप दवाइयां ले रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट हैं, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट की दवाइयां या तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, या वो किसी तरह की एलोपैथी की बजाय आयुर्वेदिक दवाइयों पे है, या पूरी की पूरी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं स्टॉप हो चुकी हैं। तो ये बेसिक जो है वो एक स्ट्रक्चर रहता है हमारी जर्नी का, जो हम घर से पेशेंट को जो है वो गाइड करते हैं, ताकि वो खुद से जो है इस पूरी जर्नी के दौरान अपनी शुगर के नेचर को जानकर क्या चीजें उनके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, वो सारी चीजें जान सके। तो इसे अभी इसमें कि किस किस की कितनी कितनी कंसल्टेशन रहती है, तो जो हमारा डॉक्टर रहते हैं, जो शुद्धि के आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके साथ जुड़ते हैं,
उनकी कौन कौन, इस जो स्क्रीन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से दिन पे, 7th डे, 01 डे पे, 7th डे पे, 14th डे पे, 30th डे पे, ऐसे कौन कौन से दिनों के आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशन है। फिर न्यूट्रिशनिस्ट रहता है आपका, जिस जो आपकी डाइट चार्ट को बनाता है, उनकी कंसल्टेशन रहती है। आपका हेल्थ कोच रहते हैं, उनकी इन बिटवीन कंसल्टेशन रहती है। और आपका डायबिटोलॉजिस्ट जो आपकी एलोपैथिक दवाइयों को कम करने में हेल्प करता है, उनकी कंसल्टेशन भी 1 या 2 बार बीच में करवाई जाती है एज पर पेशेंट कंडीशन। अब इसी के साथ साथ मधुमेह मुक्त भारत के जो है, नेक्स्ट करना, नहीं, कुछ ना वीडियोस हैं पेशेंट की। एक रेड टी शर्ट में अंकल जी होंगे, वो मधुमेह मुक्त भारत जो हमारा प्रोग्राम है उसमें उन्होंने इनरोल किया था। नीचे करें, रेड टी शर्ट में एक अंकल जी होंगे, उनकी वीडियो है। उन्होंने मधुमेह मुक्त भारत में एनरोल किया था और उसके बाद उनकी रिकवरी किस तरीके की रही है उसके अकॉर्डिंग वो मैं एक बार आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी कि घर से भी शुगर को मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने अपनी किस जर्नी में अपनी शुगर को कैसे मैनेज किया, वो जो है वो इस वीडियो के थ्रू वो आपको बता रहे हैं। हाँ जी। हम्म। आज मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है, मैं कोलकाता से हूँ और मैं गुरु हूँ। जिससे भारत प्रधान जो है और मेरा शुगर लेवल 270 280 पेशेंट रहा हूँ इलाज कराया इलाज कराने के बाद इलाज करा इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जो लगाया इसको
ठीक है, तो ये हमारे कुछ पेशेंट थे जिनको मधुमेह मुक्त भारत प्रोग्राम, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो हम घर बैठे बैठे आपको आपकी जो ट्रीटमेंट है, कैसे आपने घर पे अपनी डाइट को मॉनिटर करना है, क्या आपकी दवाइयाँ रहेंगी, कैसे अपनी दवाइयों को आप टेपर डाउन कर सकते हो, और रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ आप ये चेक कर सकते हो कि कितना सुधार जो है आपकी कंडीशन में आता है। तो वो सारी चीजें हम इसमें रूल आउट करते हैं, और हमारे पास इसकी तरीके से ना बहुत सारे पेशेंट है जिनमें काफी अच्छा रिकवरी रेट आया है। अभी आप में से जो भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ क्वेरीज जो है वो आपकी पहले ले सकूं, और उसके बाद फर्दर जो हमारे रिव्यूज हैं या पेशेंट की क्वेरीज हैं उसकी तरफ जा सकूं। तो आप में से जो लोगों के भी क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर लें, ताकि मैं उनको यहाँ से अलाउ कर सकूं अनम्यूट करने के लिए, और उसके बाद वो अपना क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले स्वास्तिक जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हाँ मैम, मेरी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप जी बताएं। मैम, मेरी बेटी है 9 इयर्स की, वेगा। मैं उसका हिम्स से ट्रीटमेंट चला रही हूँ लगभग सितंबर से। बट हम्म। अभी रिसेंटली के डेज में क्या हो रहा है कि उसका ना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब 400 क्रॉस करे ही जा रहे, करे ही जा रहे, इवन इंसुलिन देने के बाद भी। अच्छा, तो आपने हाँ ट्रीटमेंट क्या जी। घर पर शुरू किया था, आपने हॉस्पिटल में विजिट किया था, या आप रेगुलर अंडर ऑब्जर्वेशन हो, कैसे चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? मैम, मैंने मतलब हॉस्पिटल में विजिट करके भी किया था, और फिर मैंने इसको थेरेपीज दिलवाई थी दिसंबर में। तो उसके बाद भी मतलब जो भी वो आरबीसीजी का जो डाइट चार्ट है वो फॉलो कर रही हूँ। उसी के साथ में हम्म। इंसुलिन और मेडिसिन वगैरह वही सब फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मतलब जो पहले में इसकी थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, लेकिन कंटिन्यू वही लेवल फिर से आ रहा है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब इंसुलिन देना ही पड़ रहा है। उस टाइम तो मैंने आई थी ना शुगर, अभी दोबारा से फ्लक्चुएशन आने लगी है, अभी हाँ कुछ जी चेंज। मैम, ये 3-4 दिन से आने लग गई है। पहले तो नहीं थी ये। और ये जो भी आती है ना, जी सितंबर से ही, जैसे मैंने जब से मेडिसिन लेनी स्टार्ट की थी ना, तब से ही इसका मतलब मैं 4 यूनिट बेसलाइन और 2 यूनिट एक्स्ट्रा शॉट्स लेती थी। बट वो भी कम में ही नहीं आ रहा है, वो भी उतना का उतना ही है। ठीक है, तो देखो अभी अगर टाइप 1 डायबिटीज है और उसको स्टेबल रखने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी एमएमडी के लिए आपको पिच किया ना, उसमें आप रेगुलर मॉनिटरिंग बच्चे की करवा सकते हैं, क्योंकि देखो एक ये ऐसी चीज है जिसमें मॉनिटरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजन है हमेशा आपकी जो डायबिटीज है उसके फ्लक्चुएट करने का, तो उसका क्या रीजन है? अगर उस टाइम स्टेबल आ गई थी और अभी स्टेबल नहीं आ रही है, तो देयर आर समथिंग जिसमें हम लैक कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता चल रही है, वो हम नहीं करवा पा रहे। तो वो एक बार देखो चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से जो है ये कंसर्न जो है वो आ रहा है। कौन कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम, दिल्ली दिलशाद गार्डन से बात कर रही हूँ। मैंने उसको सीजीएमडी लगाया हुआ है मैम। हम्म। तो मुझे बताओ, अभी आप उनको हॉस्पिटल लेकर आ सकते हो या कंसल्ट करना चाहते हो ऑलरेडी? क्योंकि देखो एक बार चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली गलती हो कहाँ रही है पेशेंट के सिनेरियो में, है ना? हाँ क्योंकि जी शुगर हाँ को जी। मेंटेन किया जा सकता है, उसको एक लेवल पे भी लाया जा सकता है, और जब ट्रीटमेंट शुरू था तब वो हुआ भी होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो अभी मिस आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज नीडेड टू बी रूल आउट। आइदर आप एक बार सेंटर विजिट कर लें, है ना, ताकि चीजों को जो है दोबारा गाइड किया जा सके, या आप एक बार कंसल्टेशन ले लें ताकि डॉक्टर एक बार जो है आपसे सारी चीजें जो है ब्रीफ में आपको गाइड कर सके कि क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ चलना चाहते हो तो एमएमबी इज ऑलवेज अ चॉइस, जिसमें न्यूट्रो। ओके। और मैम, मेरे को एक चीज और पूछनी थी आपसे कि मैंने ना मतलब आपके चंडीगढ़ हॉस्पिटल में भी कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, बट ये जो है मैनेज ही हो सकता है टाइप 1। क्या ये ट्रू है? तो क्या आप मुझे इसका बताएंगे थोड़ा सा, जैसे कि बड़े लोगों की तो हो जाती है मैनेज, बट बच्चों की नहीं हो पाती, क्या ये सही है? है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, वो पूरे तरीके से ठीक भी हो सकती है, बिकॉज वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या हमारी बॉडी जो इंसुलिन है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उस तरीके से जो है वो होती है, तो उसको इजीली रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में जहां इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम है या है ही नहीं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पहले तो स्टेबलाइज करना इंपॉर्टेंट है, एक डोज पर लाना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए उसको आउटर सपोर्ट नीडेड है। उसके बाद जब वो एक जगह पर स्टेबल हो जाती है, उसके बाद डिपेंड करता है
हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं क्या इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, उसमें वेरी करता है। देखो कुछ पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है, पैनक्रियास माइट भी फंक्शनल हो जाते हैं, उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। लेकिन इंसुलिन प्रोडक्शन अगर स्टिमुलेट नहीं होती, बॉडी अगर खुद से इंसुलिन नहीं बना पा रही है, तो हमें बाहर से सपोर्ट तो नीडेड है ही उस सिनेरियो में। ओके मैम, मतलब इसकी कोई चांसेस मतलब है भी और नहीं भी है मतलब होने के? बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है ना। लेकिन अभी डिपेंड करता है हमारी बॉडी में कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका कितना रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे पा रही है। अब बेसिकली जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इंसुलिन हम दे रहे हैं वो भी तो उसी अकॉर्डिंगली दिए जा रहे हैं जितना हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर पा रही है, जितना उसमें जो है, जितना इंसुलिन लेने के बाद बॉडी जो है इस लेवल को मेंटेन रख पा रही है, उसी के अकॉर्डिंगली शुरू होता है। तो ये तो देखो मॉनिटर करते रहना पड़ता है। और अगर आप आ सकते हो तो फिर आके फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो हैम्पर कर रही है जिसकी वजह से इंसुलिन की डोज बढ़ रही है, तो उसके लिए एक बार ट्रीटमेंट जो है वो शुरू की जा सके। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके। ठीक है स्वाति जी। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट देवराज, देवराज। देवराज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जब भी मैं आपका नाम यहाँ से लेती हूँ आप माइक अनम्यूट किया कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछा कीजिए। देवराज जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। महाराज जी आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी बताएं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं उड़ीसा से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं। मेरा नाम नंदू जी सोमेंद्र महाराणा है। जी मेरा एक सवाल है। जी जी पूछे। मेरा तो डायबिटीज नहीं है। ठीक है मेरे डायबिटीज के लिए एक सवाल है। पूछिए। जो गायनोकोलॉजी जो जो पेशेंट जो होता है, जो लेडीज जो होता है प्रेगनेंसी लिए, जो डायबिटीज जो शुगर जो होता है, इसलिए भी आपका बच्चा को भी शुगर भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसलिए मेरा क्वेश्चन है मैम। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की आप बात, सॉरी जेस्टेशनल डायबिटीज की आप बात कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में जब हाँ, जो शुगर जो पेशेंट जो होता है लेडीज को, इसको जो गायनोकोलॉजी जो प्रेगनेंसी के लिए उसका बाद जो बच्चा जो होता है फ्यूचर में, क्या बच्चा को भी डायबिटीज होगा नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए ऐसी कोई वो नहीं है कि जेस्टेशनल अगर है मदर को डायबिटीज है तो बच्चे को भी हो ही हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को वो होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर होता है तो दैट इज मॉनिटर्ड, वो देखा जाता है। लेकिन ऐसी कोई मतलब फॉर श्योर वो नहीं है कि अगर मदर को जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज रहा है तो बच्चे को भी होगा ही होगा। कई हाँ। बार मदर को नहीं भी होता है, उसके बाद भी बच्चे में कई बार जो इंसुलिन रेजिस्टेंसी या टाइप 1 डायबिटीज जनरेट हो जाता है। उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कॉज नहीं है कि जेस्टेशनल डायबिटीज अगर मदर को है तो वो बच्चे को भी होगा ही होगा, डोंट वरी। हाँ। मेरा एक दूसरा सवाल है मैम। जी पूछें। एक 40 एज का पार में जो डायबिटीज जो होता है, आज का डेट में जो अब कितना दिन 2013 में डायबिटीज सिटी होगा, इसीलिए क्या स्टेटमेंट के लिए आप ले ले हो? क्या बोलना चाह रहे हो आप? अपना हेलो सवाल बोलिए। सवाल जो क्या पूछना चाह रहे हो, 40 साल के हेलो, बाद? मैं बोल रहा हूँ आज का डेट में बहुत ज्यादा आदमी को डायबिटीज हो रहा है। बिल्कुल 2030 में डायबिटीज सिटी होगा, इसलिए आप क्या स्टेटमेंट मैंने क्या पदक्षेप लेते हैं, मैंने कम के लिए, कमजोर के लिए, बहुत ज्यादा भी होगा। हाँ जी, डायबिटीज डेफिनेटली ज्यादा हो रहा है। हाँ, डायबिटीज सिटी होगा फ्यूचर में। इंडिया ऑलरेडी हेलो। हाँ, इंडिया डायबिटीज सिटी होगा। डायबिटीज का ऑलरेडी
कैपिटल है, मैक्सिमम के पेशेंट इंडिया, बिकॉज पेशेंट अपनी हेल्थ को लेकर या आप लोग हाँ, जो भी हमारे इसीलिए आपका कंपनी से क्या पदक्षेप लेते हैं आयुर्वेदिक कंपनी से? आपका तबीयत लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, तब आपका डायबिटीज ना हो। इसमें मेरी हेलो। जरूरी जब तक आपके वो तो जिन लोगों को डायबिटीज हाँ, या वो जो डायबिटीज हाँ, फ्यूचर में बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत हार्ड, हाँ बहुत हेलो, हाँ जी हाँ जी मेरा जो बात जो जो क्वेश्चन है क्या सही है ना गलत है मैम? जी बिल्कुल, डायबिटीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा लोगों को हाँ, डायबिटीज सिटी होगा। हाँ जी आगे चल के भी होगा, तो इसमें लोगों को भी जागने की जरूरत है। जो उसका डायबिटीज है वो खुद बचा सकते हैं, अगर वो खुद को हाँ, नहीं बचाते और आके थोड़ी बचाएगा, उनको दवाइयाँ दे सकते हैं, उनको सही रहना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो चीजों को नहीं करेंगे मैंने आपका कंपनी से क्या स्टेटमेंट लेते हैं? मैंने इसलिए को कमाने के लिए आप क्या पदक्षेप लेते हैं? देखो जी, मैं तो यही बता सकती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं, सुधारो। मेरा जो क्वेश्चन है क्या गलत है ना सही क्वेश्चन है पूछना क्या चाह रहे हो? मैम? मैं क्या हेलो। स्टेटमेंट दे, पेशेंट के लिए क्या बेनिफिशियल है वो गाइड किया जा सकता है, फॉलो हाँ, करना ना करना वो आपके पेशेंट के ऊपर है। मैंने हर घर बस ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट पेशेंट अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरविंदर सिंह जी। मैम नमस्ते। जी नमस्कार हरविंदर जी, बताएं। जी जी मैम, जैसे कि पेट में गैस और आईबीएस की शिकायत सी मालूम हो रही है मैम, पेट में गैस रह रही है और डिप्रेशन रहता है मैम। डिप्रेशन का कंसर्न है। हाँ जी, ठीक है, डिप्रेशन जब डिप्रेशन होता है तो बस पेट में जैसे मरोड़ से ऐंठन सी होने लगती है। जी बिल्कुल। जी, पेट हाँ, में ऐंठन होने लगती है और उलझन लगने लगती है मैम। क्योंकि देखो ना, जब भी हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है, एंजाइटी होती है, तो हमारा गट जो है वो एज अ सेकंड ब्रेन काम करता है, क्योंकि हमारे जो गट में जी माइक्रोबायोम है वो हमारे ब्रेन से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, जैसे मान लो हमारे एग्जाम है या वाइवा है या हमें किसी स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो उससे पहले सबसे पहले हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू होने लग जाती है, क्योंकि हमें स्ट्रेस होता है उस चीज का। जी जी तो से इंटर रिलेटेड है, जब जी भी आप कंडीशन में होंगे उस स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज भी होता है। हमें आईबीएस की जो प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है आजकल, उसका भी मेजर कंडीशन हमारा स्ट्रेस है। जब तक हमारा स्ट्रेस रिलीज जी नहीं होगा, जो गट इश्यूज हैं उनका रिजॉल्व हो पाना मुश्किल है। आईबीएस का रीजन भी वही रहता है, पेट में गैस, एसिडिटी ज्यादा बनना, घबराहट होना, छाती में दर्द होना, शोल्डर्स या आर्म्स में पेन होनी शुरू हो जाना, ये सारे रीजन भी हमारी स्ट्रेस से इंड्यूस्ड होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जी तो अगर इसको मैनेज करना है, देखो अगर तो गैस्ट्रिक का कंसर्न अगर हमारी लीवर हेल्थ से रिलेटेड है या हमारे खाने पीने की वजह से ये प्रॉब्लम इनिशिएट हो रही है, तो सबसे पहले तो हम उसको रूल आउट करके उसको सुधारेंगे, है ना, अपनी लीवर हेल्थ को प्रमोट करेंगे, अपने खाने पीने में देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो दोनों चीजें शुरू सही है, उसके बाद भी गैस्ट्रिक का कंसर्न रह रहा है, तो फिर हमें स्ट्रेस लेवल्स पे वर्क करने की जरूरत है, ताकि हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो। स्ट्रेस जो है वो कम होगा तो जो हमारा गैस्ट्रिक का इशू है या जो हमारे डाइजेशन का इशू है वो अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो मैम जैसे वीकनेस भी बहुत रहने लगती है, जैसे वीकनेस बहुत आ रही है, जैसे कि उसके लिए कोई अब जी अच्छा नहीं है, जो वीकनेस। हम खाते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली बॉडी का एब्जॉर्प्शन भी खराब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगा तो हमारी जर्नल वीकनेस तो उसमें आएगी आएगी, बिकॉज जो हम खा रहे हैं वो शरीर में अच्छे से पच नहीं रहा, लग नहीं रहा, हमारी जो धातुएं हैं, मतलब खाने से जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना है वो जब मिलेगा ही नहीं तो बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो देखो तो मैम अभी इसका इसके जी अब अपने मैं स्ट्रेस के लिए हेलो। आप दवाइयों के साथ भी शुरू कर सकते हो, आप पंचकर्मा थेरेपीज भी शुरू करवा सकते हो, ताकि माइंड रिलैक्सेशन जो है वो रहे,
ताकि आपका गट हेल्दी हो, आपका पेट अच्छे से जी काम करे, अच्छे से डाइजेशन हो और वीकनेस भी कंट्रोल हो जाए। मैं आपको 4 तरीके तो बता दूंगी कि वीकनेस को कैसे कम करेंगे, आप वो खाना भी शुरू कर दोगे, लेकिन अगर बॉडी में वो अच्छे से पच ही नहीं रहा है तो उससे जो है दिक्कत आनी तो बढ़ेगी ना, वो कम तो जी नहीं जी होगी। जी। तो मैम सारी जैसे कि जी सकती हेलो हैं। जी मैम, एक मैं पूछना है, जैसे कि मेरी गर्म दवाइयाँ जैसे कि कोई भी खाता हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, गर्मी करती हैं वो, तो वो यूरिन में जलन डालती हैं। कौन सी दवाइयाँ? जैसे कि हम अजवाइन वगैरह और ये लेते हैं तो थोड़ा गर्मी करने लगती हैं पेट में, बादाम वगैरह ये भी कुछ खा ले भिगो के तब भी गर्मी करने लगती हैं, तो यूरिन में दिक्कत आ रही है, जैसे कि पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा, मैं आपको खाने के लिए 4 चीजें बता दूंगी, पेट पचाएगा ही नहीं। ठीक है। आपको जी जी मैम। स्ट्रेस को रिलीव करना जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड रहोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जी तो सबसे पहले ये आपकी बात कर रहे हो आप, जी जी मैम। तो आपकी स्ट्रेस कंडीशन को सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी जगह से बात कर रहे हो आप? जी मैं यूपी के जिला शाहजहानपुर से हूँ। कानपुर से बात कर रहे हो? शाहजहानपुर से। जी शाहजहानपुर। वो कहाँ हुआ? कौन से यूपी स्टेट के में जिला बैठे? शाहजहानपुर से। यूपी से? जी यूपी के जिला शाहजहानपुर में हूँ। जी यूपी से बात कर रहे हो। देखो, एक तो आपकी मैं दवाइयों के साथ शुरू कर सकती हूँ ताकि आपकी जो स्ट्रेस एंजाइटी की कंडीशन है उसमें सुधार आए। जैसे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस कंडीशन की, तो हमारी क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड दवाई है डॉक्टर सुकून करके, ठीक है। इसमें जी जो है आपकी जी स्ट्रेस कंडीशन में काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। एक तो आप दवाई के साथ शुरू कर सकते हो, दूसरा एक बार हॉस्पिटल आ सकते हो ताकि दवाइयों के साथ साथ मैं आपकी कुछ थेरेपीज प्लान कर सकूं, जैसे शिरोधारा, शिरोबस्ती, है जी। ना, और हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए भी साथ में थेरेपीज प्लान हो सके। अच्छा जी ठीक जी है, मैम। क्योंकि जैसे कि जब तक पेट स्ट्रेस पेट कंडीशन जो जी जी अच्छा नहीं होगा जी तब बहुत तक कमजोरी आएगी। जी जी। तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेस तो रहता है मैम, लेकिन पेट में जो भी खाते हैं वो लगता नहीं और यूरिन के रास्ते पर जा रहा है मैम। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या किस वजह से हो रहा है ये। तो जब तक जी रूट जी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आगे जो भी दिक्कतें आ रही है उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी लोगे, वो भी असर नहीं करेगा। अब जैसे कह रहे हो अजवाइन खाने से गर्म लग जाती है, अब अजवाइन तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो गर्म लग जाएगा, जी है ना। जी। अजवाइन तो छोटे बच्चे को भी और ग्राइंड तो बात है जैसे कोई भी खा लेते हैं ऐसी चीज, हमारे तो छोटे उनके लिए घरेलू क्या उपचार करें मैम, कोई घरेलू उपचार बता दीजिए। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मेडिटेशन करो, स्ट्रेस कंडीशन से दूर रहो, अपनी जो स्लीप है उसको बेटर करो, ठीक है मैम। है ना, और जी अपने मैम खाने जैसे को जी रेगुलेट करके कौन तो सी मैम चीजें जैसे आप मैंने के लिए स्कून बेनिफिशियल टैबलेट है। मंगवाई, मैंने स्कून टैबलेट और जीएस कैप्सूल मंगवाए थे आपकी संस्था से, तो जीएस 111 के और टैबलेट और विषनाशक एक मंगवाया था मैंने, विषहार। हाँ जी, फिर हाँ। फिर डॉक्टर से जैसे खा रहे हैं पूरा फायदा नहीं मिल रहा है मैम, जितना होना चाहिए उतना फायदा नहीं मिल रहा। कैसे दवाई मंगवाई थी? जी मैंने लखनऊ से ली थी मैम। डॉक्टर से मिलके दवाई ली थी ना? जी जी। तो जब आपको असर नहीं आया, आप एक बार दोबारा डॉक्टर के पास जा सकते थे। तो मैम जैसे कि मुझे अभी थोड़ी टाइम हुआ था, तो थोड़ा सा मैं पेमेंट की वजह से थोड़ा मैं दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए मैं हाँ, दोबारा जा नहीं पाया। देखो अगर दवाइयों से रिलीफ नहीं आ रहा है, देखो पहले तो 1 महीने की दवाई दी होगी, क्योंकि दवाइयों में असर आने में समय लगता है, धीरे धीरे जो है आता है, ठीक है। अगर जी फिर भी लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट आ रहा, आप एक बार दोबारा आकर दिखाओ ना, ताकि अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कोई चीज ऐड करने की जरूरत है, कोई चीज एडवाइस हो रही है, तो वो आपको साथ में गाइड की जा सके। और जी अगर नहीं जी कर सकते हो तो ऑनलाइन कंसल्ट तो कर ही सकते हो। जी जी।
है ना, तो वो एक बार कर लो, ताकि और कुछ चीजें अगर आपकी डाइट में या घर की रूटीन में कुछ ऐड होने, क्योंकि अगर स्ट्रेस कंडीशन है ना, डॉक्टर सुकून ले रहे हो तो साथ में योगा मेडिटेशन इंड्यूस करो, और एक बार अपना डेली आप कंसल्टेशन ले लो, ताकि आपका डेली शेड्यूल डॉक्टर पूछ के जो इम्प्लीमेंटेशन है बीच में वो करवाई जा सके। ठीक है। ठीक है हरविंदर जी। थैंक यू मैम। ओके जी। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट नवनीत जी। नवनीत जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रकाश जी। मेरा वो नवनीत जी, विकास जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी नवनीत जी बताएं। मैम, नमस्कार जी। मैम नमस्कार जी। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से बात कर रहा हूँ मैम। जी। मैम मेरे फादर अभी सीकेडी 4th स्टेज पर है। तो अच्छा। अभी डायलिसिस को हो गए हैं नियर अबाउट 8 से 9 महीने हो गए हैं। अच्छा। वीक में 2 बार डायलिसिस होता है मैम। वीक में दो तो बार मैम, डाल। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैम बेसिकली अभी जो उनको जो दिक्कत है मैम, एक तो वीकनेस बहुत है, ठीक है जी। और डेफिनेटली। हाँ जी, और उसके बाद मैम शरीर में जर्क जैसे झटके से लगने, हम्म। और मैम बेचैनी बहुत होती है जी। कि देखो डायलिसिस कोई छोटी चीज नहीं है। डायलिसिस जी में हमारी बॉडी का पूरा ब्लड पूरा करके उसको फिल्टर करके फिर दोबारा बॉडी में डाला जाता है। तो जिस दिन जी मैम। डायलिसिस होता है ना, उस दिन तो पेशेंट वैसे ही बहुत रेस्टलेस रहते हैं। उस दिन वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोरी, डिजीनेस और मतलब कुछ काम कर ना पाना, वो बहुत सारी चीजें रहती हैं। धीरे धीरे पेशेंट का है तो बीपी शूट होना शुरू हो जाता है या ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है। तो वो डायबिटीज के बाद आप ये कह सकते हो कि ये सारी चीजें हो ही जाती हैं। बिकॉज इट इज नॉट समथिंग, वो बॉडी के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए या बॉडी किडनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। वो जी बेसिकली मैम। एक इमरजेंसी कंडीशन है, ताकि यूरिया और जो क्रेटिनिन है वो उतना ज्यादा ना बढ़े, उसको मैनेज किया जा सके। और उसी के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस जो है वो शुरू कर दी जाती है। जब हफ्ते में एक बारी से काम चल रहा होता है तो हफ्ते में एक बारी करवाई जाती है। फिर जब धीरे धीरे किडनीज और ज्यादा फंक्शन हो जाती है तो हफ्ते में 3 बार जारी कर देते हैं, है ना। उसी अकॉर्डिंगली ये साइकिल जो है चलता रहता है। तो बेसिकली कोशिश करो किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट चलाओ, ताकि किडनी जी की मैम। फिल्टर जो है इम्प्रूव हो सके। मैम मैंने स्टडी तो करा था जैसे हॉस्पिटल के बारे में, बट मेरा ऐसा था कि अगर पहले थोड़ा दवाइयाँ चल जाती उसके बाद मैं आप विजिट कर लेता। दवाइयां चला के देख सकते हो, ताकि दवाइयों से अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है तो उसके साथ शुरू किया जा सके। देखो मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं, आज ही मेरे पेशेंट से बात हो रही थी। उनका ट्रेनिंग जब उन्होंने अप्रोच किया था तो इट इज अराउंड 8.9। डॉक्टर ने उनको जी फिस्टुला के लिए गाइड किया था, पर ड्यू टू जी डिस्टेंस इज हर मेजर कंसर्न, कि वो बहुत दूर से थे, वो आ नहीं पा रहे थे। ड्यू टू फैमिली कंडीशन लगा लो या फाइनेंशियल कंसर्न लगा लो, तो उनका ऐसा था कि मैम। मिनिमम जी मैम, बेसिकली मैम फाइनेंशियल कंसर्न भी है, और थोड़ा मैं भी बाहर रहता हूँ इस चक्कर में। वैसे तो मैम ट्रीटमेंट तो पीजीआई का चला हुआ है। देखो एलोपैथी में हम सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेज करते हैं, डायलिसिस जी कोई मैम। ट्रीटमेंट नहीं है। जी मैम। ठीक है। तो उन पेशेंट में मैंने दवाइयां शुरू करी थी और आज ही मुझे उनकी महीने की रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी है। तो सिर्फ दवाइयों से, खाने पीने के परहेज से उनका जो क्रेट है जो 8.5 था वो आज 7.5 7 के करीब आया है। सिर्फ जी दवाइयों मैम। से उन्होंने डाइट मॉडिफिकेशन उससे कम हुआ है। और वो डायलिसिस जिनको बोला था कि शुरू हो ही जाएगी, फिस्टुला बनवा लो जी, 2 महीने बाद जरूरत पड़ जाएगी, मेंटेन दैट पेशेंट। एक बार हाँ जी डायलिसिस शुरू मैम, किया। बेसिकली मेरा कंसर्न ये था कि अगर अब आप मतलब कि आप जैसे दवाइयाँ चलवा देते, तो मैम दवाई खा के तो देन फिर मैं आपके उधर हॉस्पिटल में विजिट कर लेता, आपसे मिल लेता उसके बाद में। कुछ भी कर सकते हैं जी। अगर आप दवाइयों से शुरू करना चाहते हैं, हम दवाइयों से शुरू करके देख सकते हैं कि पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। दवाइयों से नहीं अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है तो हॉस्पिटल आ सकते हो। देखो ये तो जी डिपेंड करता है ना पेशेंट को कितना फर्क पड़ रहा है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रही है तो ऐसा तो नहीं जी होगा कि डायलिसिस एकदम से बंद हो जी जाएंगे। पहले जी मैम। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस को कम करने की कोशिश करेंगे, कि जो हफ्ते जी में मैम। 2 बार डायलिसिस चल रही है उसको कम से कम हफ्ते में एक बारी के लिए लेकर आया जा सके। उसमें भी हम जी कुछ मैम। थेरेपी प्लान करेंगे, खाने पीने का परहेज चलाएंगे, साथ में दवाइयां चलाएंगे। तो फिर धीरे धीरे ये चीजें कंट्रोल में आने लगती हैं। बाकी नहीं आ सकती, अ, दवा शायद शुरू करना चाहते हो कर सकते हो।
एक बार दवाइयों के साथ जी शुरू मैम। करके देख लेते हैं कि 1 महीने में क्या फर्क आता है, मैम नहीं आता। जी मैम, मैम बेसिकली मेरा यही कंसर्न था, तो मैंने अभी ज्वाइन किया था वेबिनार। मेरा ये कंसर्न था कि मैम जैसे आप हमें सजेस्ट करते हैं दवाइयाँ, जो भी मंगवाने का वो रहेगा, मतलब कि जैसे भी है डाइट चार्ट वगैरह, तो आप मेरे को एक बार फॉलो अप कर देते तो उस हिसाब से फिर मैं दवाइयाँ शुरू करवा देता। कोई बात नहीं, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपकी कंसल्टेशन अरेंज करवा देती हूँ डॉक्टर के साथ। वो जी अब जी। फादर की करंट रिपोर्ट्स को देखकर जो भी दवाइयाँ अभी जरूरी रहेंगी उनके साथ शुरू करेंगे। फिर वो आपका ऑर्डर प्लेस करवा के दवाइयाँ आपके पास आ जाएंगी, फिर आप वो शुरू करके एक बार देख लो कितना इम्पैक्ट आ रहा है अकेली दवाइयों से। तो मैम डाइट चार्ट भी उसमें, मैम डाइट चार्ट वगैरह होगा मैम उसका? क्या कह रहे मैम डाइट चार्ट जैसे डाइट हैं? में क्या क्या लेना है डॉक्टर डाइट चार्ट भी आपको शेयर कर देंगे दवाइयों के साथ साथ, डोंट वरी। ओके मैम। मैं बेसिकली वैसे तो मैम मैं आज से तो मैं थोड़े रहता बाहर हूँ, इस चक्कर में मेरे से अभी वैसे मैं 1 मंथ में ट्राई करूंगा, उसके पहले मैं दवाइयाँ चलवा दूंगा मैम, जिससे भी रहेगा। ठीक है, आप अभी के लिए कंसल्ट कर लें और पेशेंट के लिए दवाइयों के साथ एटलीस्ट शुरू करें। हाँ मैं जी कुछ मैम, मैं रिपोर्ट्स वगैरह सारी जो मैंने मंथली करवाई होती है सारी फुल बॉडी की, वो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ तो जी मैम जो भी बिल्कुल। रहेगा उसके बाद मैम मैं आपसे मैम फॉलो बना के रखूंगा, जिससे भी रहेगा। ठीक है, आप एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, मैं आपके लिए कंसल्टेशन अरेंज करवा देती हूँ। जी मैम, जी मैम। मैम मेरा नाम बेसिकली है और पेशेंट का नाम एक बार डाल दें, फिर मैं हाँ वहां जी से मैम। अरेंज करवा देती हूँ। आपकी कंसल्टेशन के बाद आपकी दवाइयाँ और डाइट चार्ट के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी मैम, मेरे भी थोड़ा ये प्रॉब्लम था मैम। मेरे को मैम साइनस की प्रॉब्लम है नियर अबाउट 2.5-3 साल से। हम्म। बट मैम वो भी कैसे कन्वर्ट हो गया, जिससे कि मैम मेरे को पहले साइनस में छींके वगैरह आती थी, मैं अब ऐसा है कि मेरी मैम उसमें ना सांस जैसे एकदम से कम हो जाना। ठीक है जी। शरीर कांपता है जैसे, मतलब प्रॉपर सांस ऑक्सीजन नहीं होती है जैसे, मतलब धीरे अस्थमेटिक टाइप। मैंने जहाँ पे लोकल डॉक्टर को चेक करवाया था, मैंने बोला कि अस्थमेटिक हो गया ये। साइनस क्या है, बेसिकली जो हमारी लंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस करना शुरू हो जाती है, बार बार कफ होना, बहुत ज्यादा छींक के आना, म्यूकस बहुत ज्यादा रहना। जब ये बहुत लंबे टाइम तक अनट्रीटेड रहता है तो यही म्यूकस हमारे लंग्स में जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। जी मैम। जो हमारी एल्विलाइज होती है, जो हमारी जैसे CO2 और O2 को जो है ऑब्जॉर्व कराती है बॉडी में, उनमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है। वो जी मैम। जी जी। भरने लग जाता है तो वो अच्छे से जो है वो डायलेट नहीं हो पाती। तो हमें जो सांस है, जब कफ बढ़ जाएगा या जब हमें ब्रोंकाई सीजन बदल रहा होगा, जब वो कंसर्न दोबारा आने लगेगा, जो है वो दिक्कत बढ़ जाएगी। सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, जोर जोर से हेलो। गहरी गहरी सांस लेनी पड़ेगी। और जब सांस लोगे तो कई बार वीजिंग की आवाज भी आती है, छाती में से आवाजें भी आती हैं। मैम आवाज तो ऐसा है मैम, ये तो मतलब प्रॉब्लम जाती ही नहीं मेरी ना, ये वाली जो आवाज की प्रॉब्लम बिजली साउंड की रहती है। साइनस जब तक अनट्रीटेड रहेगा जी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। कफ को बैलेंस करना इस पे बहुत जरूरी जी मैम। जी है ना। मैम इस साइनस चक्कर की में मैंने मैम दवाई खाई है, मेरे को जो prescription है मोन्टेलोकास लीवोसिट्राजिन, और एक मैम अस्थमा की है कोई दवाई मैम, एस्थलीन मैम, ऐसी दवाई है। हम्म तो मैम यही वो ऐसे मैंने एक हफ्ता। रहता है, तब तक ये कंटिन्यू रहती है। जब इनको छोड़ देते हैं दोबारा दिक्कत आती है। जिस दिन मॉन्टिलोकास से दिक्कत आना बंद हो जाती है उसके बाद स्टेरॉइड शुरू किया जाता है। जी मैम। ठीक है, तो उसका कोई मैम मैनेजमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट ही है। बेसिकली जी मैम। वो क्या कर रही है, वो आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है ताकि जब भी कोई एलर्जन या मौसम बदले तो आपको बहुत ज्यादा छींके ना आए, आप जल्दी से बीमार ना हो। आपकी जो एलर्जन रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, छींके आनी कम हो जाती हैं। बॉडी के हाँ अंदर तो वही जी। चीजें चलती रहती है, तो डेफिनेटली बट वो मैम मैनेजमेंट जी ही मैम, है। बट मैम मैंने जैसे 1.5 वीक लगातार वो दवाई खाई है मैम, उससे मेरे मैम लीवर के SGPT OTPT बढ़ गए थे। डेफिनेटली हाँ जी मैम। तो उसमें मैं ऐसे मतलब कि खाना नहीं पच रहा था मैम, भूख ही नहीं लग हमारी रही थी पहले। फिल्ट्रेशन कितनी करेगी, जितनी ज्यादा दवाई खाओगे सी रहेगी कि आप अपनी लीवर और किडनी हेल्थ खराब कर लो। तो इसीलिए तो कोशिश करते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां जितनी हो सके कम खाओ। जी इमरजेंसी मैम। कंडीशन है, सांस ही नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है, तब तो खा सकते हो। लेकिन जब जी उसको मैम। मैनेज
जा सकता है तो क्यों जाना ना उसके ऊपर। हम जी मैम, नेचुरली जी मैम। कार्डों से मैनेज कर सकते हैं। कफ को कम करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार कंसल्टेशन करवा लें ताकि बाकी सारी चीजें गाइड की जा सके। नॉर्मल भी हाँ जी शीतों मैम, की मैं जो खुद का नाम भी डाल दूंगा, मैं आपका फादर का नाम भी डाल दूंगा। हाँ जी, तो मैम प्लीज आप थोड़ा कंसल्टेशन थोड़ा जल्दी रख दें तो बढ़िया ही होगा। कोई बात नहीं, एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दे ताकि दोनों के लिए कंसल्टेशन अरेंज हो जाए, और जो भी घर से अभी शुरू किया जा सकता है उसके साथ शुरू करें। फिर आगे कैसा आपका जो है ट्रीटमेंट चलता है, कितना रिस्पॉन्स आता है, उस अकॉर्डिंगली आगे गाइड कर देंगे। मैम मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दिया और नाम भी छोड़ दिया हम दोनों ना। ठीक है नवनीत जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। हाँ जी प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा पीपीटी पर जाएंगे, ठीक है, ताकि उस पर जो है मैं एक बार मतलब आगे आपको ब्रीफ कर सकूं, कुछ पेशेंट्स की टेस्टिमोनीज दिखा सकूं। जैसे हम एमएमबी के टेस्टिमोनीज पर थे, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि एमएमबी में जो पेशेंट की रिकवरी है वो किस तरीके की है ना। क्योंकि अगर किसी चीज को घर से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप अपने लाइफस्टाइल को और गंदा कर लेते हो ना, तो उसके बाद उसको जो है वो मैनेज कर पाना, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बीच में से शुरू कर दो जहां से हमने छोड़ी थी ये वीडियो। अच्छा जी। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट अगर जैसे एमएमबी तो है कि आप घर से कैसे इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हो, क्या सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हो। पंचकर्मा ट्रीटमेंट कि पंचकर्मा के मतलब पंचकर्मा या डिटॉक्सिफिकेशन से हम कैसे जो है ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या बेसिक थेरेपीज रहती हैं पंचकर्मा में जिसके परफॉर्म करने से इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो डायबिटीज के लिए बेसिकली हम शिरोबस्ती एक थेरेपी रहती है, जैसे फोटो में दिखाया गया है। इससे शिरोबस्ती हम प्लान करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे कॉलर भी थे जिनके एंजाइटी का कंसर्न था, है ना। क्योंकि वन ऑफ द रीजन है डायबिटीज को ट्रिगर करने का, वो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी है। तो उसके लिए हम शिरोबस्ती परफॉर्म करते हैं, स्वेदन परफॉर्म करते हैं। स्वेदन और स्नेहन बेसिकली हमारे प्री प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे स्टीम के चैम्बर में पेशेंट को लेटाते हैं ताकि स्टीमिंग के थ्रू जितने भी हमारे दोष हैं उनको जो है चैनलाइज करके पोस्ट में लाया जा सके, उनको डाइल्यूट करवाया जा सके। तब तक स्वेदन कराते हैं, तब तक जब तक हमारे माथे पर जो है वो पसीना ना आना शुरू हो जाए। उसके बाद स्नेहन है। स्वेदन हम स्टीमिंग करते हैं, और स्नेहन से जो मेडिकेटेड ऑयल है उससे जो है पेशेंट की मसाज की जाती है, ताकि जो भी हमारी शाखागत जो हमारे दोस्त हैं उनको पिघलाकर हमारे कोष्ठ में लाया जा सके। इसमें मधु तेल का बस्ती हम करते हैं, क्योंकि जितना नियरेस्ट रूट होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मेटाबॉलिज्म को जब तक बूस्ट नहीं करेंगे तब तक उसको बेटर करने में जो है वो हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम इस तरीके से बस्ती प्रोसीजर परफॉर्म करवाते हैं। इसके बाद शिरोधारा होती है, शिरो बस्ते समथिंग, जिसमें हम जो ऑयल है मेडिकेटेड उसको पोर करते हैं, ऊपर सर के ऊपर जो है वो स्टेगनेंट रखते हैं, बस्ती बनाकर उसको रखते हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। एंड शिरोधारा है जहाँ एक कांस्टेंट जो धार है ऑयल की, उसको शरीर पर उसको सर पर डाला जाता है रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट, उद्वर्तन करते हैं। अब उद्वर्तन के भी दो प्रकार होते हैं, रुक्ष मतलब ड्राई पाउडर मसाज और वेट वाटर पाउडर मसाज, दोनों तरीके का होता है एज पर पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट का जो गोल है डायबिटीज को लेकर, वो उसका जो अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ है तो वेट लॉस को देखते हुए उसको ड्राई पाउडर मसाज जो हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन वहीं अगर पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो गिर रहा है, तो वहां पर हम जो है वो ड्राई पाउडर मसाज ना करके किसी तरह के लेप से या किसी तरह के ऑयल से जो है वो उद्वर्तन पेशेंट का करवाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ डाइट से कैसे हम अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हैं, वो आप एक बार इस वीडियो में देख सकते हो। जय हिंद गाइस। डायबिटीज का शिकार हूं। जीवन शैली
अब जैसे मैंने बात की डीआईपी डाइट की कि डाइट से कैसे उन्होंने अपने एसजीओटी एसजीपीटी को जो है मैनेज किया, अपने उनके जो शुगर लेवल है वो जो है वो मैनेज आए। तो बेसिकली डीआईपी डाइट चार्ट हमारा जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट है। जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ऐड किया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और नट्स हैं, सीड्स हैं, उनको हम अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड करते हैं। देयर इज अ वे ऑफ इंक्लूडिंग दोस। हम टाइप मतलब डीआईपी में प्लेट 1 प्लेट 2 का क्राइटेरिया लगाकर फिर उसको जो है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें डीआईपी डाइट चार्ट में सीजनल फ्रूट्स तो हम ऐड करते हैं, साथ में मिलेट्स जो है वो शुरू करते हैं। क्योंकि देखो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स। कुछ पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव मिलेट्स होते हैं। और नेगेटिव मिलेट्स वो हैं जिसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जिसके सबसे कम जो है वो बेनिफिट जो है शरीर को रहता है और उसमें फाइबर इंडेक्स भी सबसे कम है और वो हमारी बॉडी को पचाने के लिए भी उतना ही मुश्किल है जैसे गेहूं और चावल। और उसी साथ कुछ जो हमारे न्यूट्री मिलेट्स होते हैं उसमें बेनिफिट्स भी ज्यादा है, वो कोई हार्म भी नहीं करते और फाइबर भी उसमें 3 to 6% होता है। पॉजिटिव मिलेट्स में हमारा जो है मैक्सिमम जो है वो फाइबर कंटेंट होता है 10 to 12% और इसमें वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और उसके बेनिफिट्स भी सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आते कौन कौन से मिलेट्स हैं। पॉजिटिव मिलेट्स में हमारा फॉक्सटेल आ जाता है, हमारा कोदो आ जाता है, हमारा ब्राउन टॉप आ जाता है, लिटिल है। ये हमारे जो है वो पॉजिटिव मिलेट्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आप देख सके पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेट्स कौन कौन से हैं। न्यूट्रल मिलेट्स में हमारा बाजरा आ जाता है, हमारा जो है वो चेना आ जाता है, मक्का है, रागी है, ज्वार है, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। और नेगेटिव में हमारा व्हीट और राइस आ जाता है। ठीक है, अब इसी में पॉजिटिव न्यूट्रिएंट मतलब इसमें डेफिशिएंट वैल्यू कितनी कितनी है वो इसमें मेंशन किया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 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 हम एक वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं डाइट के ही रिगार्डलेसली कि कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारी बॉडी के लिए नेचुरल है चीजें। जब हम नेचुरल चीजें बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो बॉडी को जो है उतने ही बेटर वे में अब्सॉर्ब होती है और हमारी बॉडी को उतना ही अच्छा जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। But I think that's what some of the should happen. Really, because after I had this template, I realized that was going off in that that's a few lose the veins because it was going over the arteries. I think that it's really that cholesterol is still calling that is part of my context. Thank God I could play the students. So I know this research and I saw that 80% of the people since 1986 no really no need treatment therapy. I'm very much if it's not if it's not if you can do it 80% of the people cells that are children to come separate the calcium that makes up time so since let's see if I can get one of that thing. So that's what so we get to see. इस वीडियो में जैसा उन्होंने बताया कि व्हाट इज नेचुरल टू अस, अगर हम उन सारी चीजों का जो है वो अजम्पशन शुरू करते हैं, इनटेक शुरू करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी फेज पे जाती है। वो खुद को हील करना शुरू करती है, खुद को जो है रिजुविनेट करना शुरू करती है। हमारी आर्टरीज की वॉल्स जो है उनके जितने भी प्लेग डिपोजिशन है, वहां पर कोई ब्लॉकेज हो रही है, उसको जो है क्लैरिफाई करके हमारी जो रिकवरी रेट है बॉडी का उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्ले करता हूँ।
इसमें हम जैसे हॉस्पिटल में अब अगर हम बहुत सारी थेरेपीज की बात कर रहे हैं तो हम हॉट वाटर इमर्शन, इसमें हमारी बेसिक थेरेपी रहती है। नेक्स्ट, नीम करेला थेरेपी विच इज बीइंग वेरी यूजफुल। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ रहा है या वो घर पर कुछ मैनेज करना चाहते हैं तो दिस इज थेरेपी विच कैन बी डन ऑन डेली बेसिस और मस्ट है। और अगर आप इसके बिफोर और आफ्टर अपनी शुगर लेवल चेक करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो उसको कैसे करना है, एक छोटी सी वीडियो है आचार्य जी की, इसको हम देख सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि जब टेस्ट आपके मुंह में आने लगता है तो उसके बाद और एक्स्ट्रा 5 मिनट तक उस थेरेपी को जो है वो आपने शुरू रखना है, ठीक है, ताकि उसके बाद जो हमारे लेवल्स है उसको मैनेज करना और इजी हो जाए। नेक्स्ट, 72 आवर्स में कैसे पेशेंट की शुगर रिवर्ट हुई, एक बार ये भी देखते हैं कि सिर्फ 3 दिन के कैंप में उनको कितनी इंप्रूवमेंट आई है। मेरा नाम सैलन कुमार है। तो मैं 2012 से जैसे चीजें इस तरीके से लेते हैं और पास करने के बाद हमारे लाइव ठीक है, तो ये रिव्यू था पेशेंट का सिर्फ 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के कैंप में आने के बाद ही पेशेंट को कितना एजुकेट किया गया, कितनी उनको रिकवरी मिली, वो हम एक बार इसमें उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ डॉक्टर त्रिहन की वीडियो है पंचकर्मा पे, वो हम एक बार जो है सुन लेते हैं कि व्हाट इज बेस्ट टू लिव योर लाइफ हेल्दीली। वो एक बार इसमें जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर जो हमारे लीडिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स है, दे ऑल्सो नो द पावर ऑफ आयुर्वेदा और कैसे आयुर्वेदा कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, और व्हाट आर द लाइक अदर कॉन्सिक्वेंसेस जिनसे हमें आयुर्वेदा बचा सकता है। नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट ला। ठीक है, नेक्स्ट वीक देखो। देखिए, तो जैसे इन्होंने भी आपको बताया कि कैसे आपको खुद का ध्यान खुद रखना है। डिपेंडेंसी ऑन द मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, डिपेंडेंसी कैन नेवर बी द की। हमें कभी भी जो है डिपेंडेंसी नहीं बनानी है दवाइयों के ऊपर। हमें शरीर में हम क्या डाल रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या पोटेंसी है, कितना हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर लेती है इजीली, उसी अकॉर्डिंगली हमें अपना डाइट जो है रखना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ को जो है वो परस्यू कर सकें। अभी लास्ट में हम एक और वीडियो प्ले करेंगे भारती सिंह की, कि कैसे उनकी मदर, वैसे तो उनको किडनी डिजीज थी लेकिन उनके साथ साथ उनको इंसुलिन डिपेंडेंसी थी, इंसुलिन पर थे उनके मदर, और कैसे उनका इंसुलिन भी जो है इंसुलिन डिपेंडेंसी खत्म के जो उनकी किडनी कंडीशन है उनको भी मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बट कुछ वेल रिनाउंड जो है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हम सब जानते हैं। तो अगर हम उनकी मतलब सक्सेस स्टोरीज या उनकी रिकवरी स्टोरीज देखते हैं, तो वी हैव अ मोटिवेशन ऑन कि इफ दे कैन देन व्हाई डोंट अस। ठीक है, तो एक बार ये प्ले कर दो। और मेरी सास में ठीक है। तो जैसे हमने इन पेशेंट की रिव्यू देखी कि इनको कितना अच्छा रिलीव आया है, तो मैं होप करती हूँ कि आप सब भी ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में जो है वो इन्वॉल्व करेंगे, सारी चीजों को फॉलो करेंगे, ताकि आप बीमार ना पड़े। आप बीमार नहीं, तो इस तरीके की कोई कंडीशन जो है वो डेवलप नहीं होगी जिसकी वजह से आपको जो है वो मेजर इलनेस की कैटेगरी में आना पड़े। तो पहले ही अगर हम अपना खाना पीना, अपनी सारी चीजें जो है वो इनकाउंटर कर ले, सोच ले, समझ ले, तो उससे हमारी आगे आने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं।
है ना। तो अब जितने भी पेशेंट इस वेबिनार में जुड़े थे जिनकी क्वेरीज मैं ले पाई हूँ दैट इज बीन फाइन, लेकिन जो इस वेबिनार में जिनकी क्वेरीज नहीं हो पाई है, जो अपना क्वेश्चन नहीं पुट ऑन कर पाए हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, वो इस हेल्पलाइन नंबर पे अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी सेंटर का एड्रेस चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर रीच आउट करके पूछ सकते हैं, आपको वो शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप फर्दर आपकी हेल्थ के लिए और आपकी डिजीज के लिए क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको आपको अच्छे से कंसल्टेशन के बाद ब्रीफ किया जा सके। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।